नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के दूसरे पेपर के पहले यूनिट के बारे में और विस्तार से आपको पूरी की पूरी यूनिट को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप बीए के 5वें सेमेस्टर में हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें पहला पेपर मैं आपको समझा चुका हूं, उसका सिलेबस भी बता चुका हूं। आज हम दोस्तों दूसरे पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दूसरे पेपर में आपको जो 8 इकाइयों का अध्ययन करना है, कौन कौन सी इकाई आपको पढ़नी है इसको बताएंगे। जिसमें आपको पढ़ना प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। बीए का 5वां सेमेस्टर, पेपर संख्या 2, इकाई संख्या 1 में दोस्तों कई सारे चैप्टर्स होते हैं। कम से कम 5 चैप्टर मिला करके एक इकाई का निर्माण किया जाता है। तो इसमें हम पांचों चैप्टर्स को इकाई 1 के अंतर्गत अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आखिरकार कौन सी इकाई में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, सब कुछ आपको पहले बताऊंगा। सिलेबस 2027, 2028, 29 किसी भी जो है सेमेस्टर ईयर में आप परीक्षा दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी सरल भाषा में आपके लिए नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स की व्यवस्था की गई है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। इसके साथ साथ दोस्तों एमसीक्यूज टाइप के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें रखे गए हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर एक इकाई से बनने वाले 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। दूसरी बात यह कि इससे आपका अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी तैयार होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पेपर का नाम आपके प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हालांकि अधिकतर विश्वविद्यालयों में नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लोक प्रशासन का सिद्धांत बीए के 5वें सेमेस्टर के दूसरे पेपर में ही पढ़ना पड़ता है। पहले पेपर में और दूसरे पेपर में कोई मैटर नहीं करता है, बस पेपर का नाम फोकस करिएगा, कौन सा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके तुरंत बाद इकाई संख्या 1 का संपूर्ण अध्ययन हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ एक एक चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है, यहाँ पर पहली इकाई में हमको क्या पढ़ना है। तो लोक प्रशासन के सिद्धांत में पहली इकाई दोस्तों आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत है। पहली इकाई में अपन को पढ़ना है क्या क्या, देखते हैं। पहली इकाई में लोक प्रशासन का अर्थ, उसका प्रकृति यानी नेचर, और उसका क्षेत्र यानी स्कोप, और महत्व यानी इंपोर्टेंस। ठीक है, यानी इसका अर्थ, परिभाषा, लोक प्रशासन किसे कहते हैं, लोक प्रशासन की परिभाषा विद्वानों ने क्या क्या बताई है। लोक प्रशासन का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, और इसका विषय क्षेत्र यानी लोक प्रशासन कहां कहां तक फैला हुआ है, इसका विषय क्षेत्र कहां कहां है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, और इसका महत्व क्या है, वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, सब कुछ अध्ययन करेंगे। इसमें कई सारे चैप्टर जैसे कि लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा, लोक प्रशासन की प्रकृति, लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र, लोक प्रशासन का महत्व, लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के विकास को भी समझेंगे, और आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और निजी प्रशासन यानी कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों की क्या भूमिका है, दोनों में क्या संबंध होता है और क्या अंतर होता है, सारे पहलुओं पर नजर डालेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। तो आज आप इतने सारे चीजों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी इकाई में महोदय आपको पढ़ना पड़ता है संगठन के बारे में। संगठन किसे कहते हैं, संगठन कितने प्रकार का होता है, संगठन किस आधार पर बनाया जाता है, इसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं संगठन बनाने के पीछे, और संगठन के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से भी अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों संगठन का अर्थ, परिभाषा, संगठन के प्रकार, संगठन का आधार, संगठन के सिद्धांत, सबको समझेंगे, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंधन, शास्त्रीय सिद्धांत, मैक्स वेबर का जो नौकरशाही या सत्ता का सिद्धांत है उसको, मानव संबंध का सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत, परिस्थिति सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों के बारे में आपको अध्ययन करना है। इकाई 3 में दोस्तों जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको प्रधान कार्यपालिका के बारे में, उसका प्रकार और उसके कार्य, प्रधान कार्यपालक कौन होते हैं उनके बारे में, उसकी पूरी अवधारणा, उसकी परिभाषा से लेकर के सब कुछ, प्रधान कार्यपालक के प्रकार, प्रधान कार्यपालक के कार्य, और इसमें रेखा क्या है, स्टाफ क्या है, जिसमें एक होता है लाइन, जो है लाइन होता है, एक स्टाफ होता है, एक सहायक एजेंसियां होती हैं। ये एजेंसियां बेसिकली काम करती हैं प्रधान कार्यपालक के रूप में, तो उसके बारे में हम बताएंगे। विभाग किसे कहते हैं, लोक निगम क्या है, बोर्ड और आयोग क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, स्वतंत्र नियामक आयोग किसे कहते हैं,
प्रत्यायोजित विधानमंडल क्या है, ये सब इकाई 3 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। फिर इकाई 4 आएगा। इकाई 4 आपका दोस्तों बजट से संबंधित है। बजट किसे कहते हैं, बजट की पूरी अवधारणा, बजट का निर्माण कैसे किया जाता है और बजट को कैसे क्रियान्वित किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम मतलब इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे। बजट की अवधारणा ने इसकी अर्थ परिभाषा विशेषताएं, बजट का निर्माण कैसे होता है, इसको कैसे क्रियान्वित किया जाता है और बजट का लेखा और लेखा परीक्षा जो नियंत्रक महालेखा सब कुछ पूरी विस्तार से हम इसमें चर्चा करेंगे। इकाई 5 के अंतर्गत प्रशासनिक विधि क्या होती है, प्रत्यायोजित विधान और प्रशासनिक अधिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जब मैं आपको समझाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही कम लगेंगी, बहुत ही नॉर्मल लगेंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है और ना ही कहीं पर भटकने की आवश्यकता, कोई किताब खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही कोई सीरीज लेने की आवश्यकता। प्रशासनिक विधि की अवधारणा, प्रत्यायोजित विधान, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक न्याय अधिकरण, इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन। इकाई 6 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई 6 में दोस्तों अपन को पढ़ना है लोक सेवा के नवीन आयाम के बारे में, नवीन लोक प्रबंध क्या होता है, सुशासन की अवधारणा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे लोक सेवा के नवीन आयाम, नवीन लोक प्रबंध, सुशासन दृष्टिकोण, इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे इकाई संख्या 6 में। फिर आते हैं इकाई संख्या 7। इकाई संख्या 7 में विकास प्रशासन, प्रशासन की अवधारणा को समझेंगे। विकास प्रशासन की अवधारणा, प्रशासन की अवधारणा, राजनीतिक अस्थायी कार्यपालिका के बीच में क्या संबंध है, सब कुछ बारीकी के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास। इन सभी का नोट्स तैयार किया जा रहा है। 8 इकाइयों का नोट्स मिलेगा, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी, ठीक है। नोट्स कैसे प्राप्त करना, हैंड रिटेन नोट्स होगा, जैसे आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ा, अभी और बेस्ट क्वालिटी का नोट्स आगे चल करके मिलेगा। भारतीय प्रशासन का विकास, प्राचीन काल में भारतीय प्रशासन कैसे काम करता था, मध्यकाल में और आधुनिक काल में, तीनों की तुलना करेंगे और तीनों के बारे में, प्रशासनिक विकास जो चाहे मध्यकालीन रहा हो, प्राचीन कालीन रहा हो या आधुनिक काल का रहा हो, सभी के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी। अब फिर इसके बाद में आज का जो वीडियो, ये सिलेबस है आपको पढ़ना 8 इकाई में। अब हम लोग प्रशासन के बारे में, इसकी अर्थ परिभाषा, प्रकृति, विषय, क्षेत्र, महत्व को आज की वीडियो के माध्यम से, यानी कि चैप्टर संख्या 1 नहीं बल्कि पूरी की पूरी यूनिट समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों नोट्स की क्वालिटी कुछ आप देख लीजिए, बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ रही होगी, ऐसे ही नोट्स आपको दिखेंगे, पूरा नोट्स आपको मिलेगा हर एक यूनिट का, सभी यूनिट के बारे में पूरा। लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि पोस्ट कार्ड की पूरी विधि को इस तरीके से चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास, ठीक है। और वहीं आप देखेंगे हर एक चीज को, इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र क्या है, तमाम सारी चीजों को चित्रात्मक शैली में, हर लोक प्रशासन के महत्व को इस तरीके से हम समझेंगे। लोक प्रशासन का एक प्रकार से विकास कैसे हुआ, इस तरीके से हम उसको चार्ट के माध्यम से, ठीक है, कब कब विकास कैसे कैसे हुआ, जैसे मध्यकाल में लोक प्रशासन, आधुनिक काल में, प्रारंभिक काल में कैसा रहा, आधुनिक काल में क्या रहा। फिर लोक प्रशासन का स्वतंत्र अनुशासन के रूप में अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में दोनों का अर्थ समझेंगे, दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के बीच में क्या भिन्नताएं यानी क्या अंतर है, इसको चार्ट के माध्यम से जानने का प्रयास आज के वीडियो के माध्यम से, सब चीजें। फिर आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका को हम समझेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन का समकालीन में प्रासंगिकता क्या है वर्तमान में, इस चीज को समझने के बाद में फिर अध्ययन करेंगे हम लोग इस तरीके से लोक प्रशासन का शाब्दिक, मतलब कि ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लास्ट में, तो इस तरीके से आपके ये हो जाएंगे कंप्लीट दोस्तों, पूरा का पूरा यहाँ पर आपके कंप्लीट इकाई संख्या 1 कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत बारीकी के साथ चीजों को जान पाएंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आप सभी यूनिट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इकाई संख्या 1 का आपने ये देखा, इकाई संख्या 1 का नोट्स आपने देख लिया पीडीएफ, ठीक है। अब इकाई संख्या 2 दोस्तों, इकाई संख्या 2 की भी ऐसे नोट्स होंगे, 3 का, 4 का, तम सभी यूनिट के नोट्स आपको मिलेंगे। कैसे जुड़ना है, कैसे जो है आपको हमारे नोट्स को प्राप्त करना है, उसके लिए जो है आपके लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात है, आपको अगर नोट्स प्राप्त करना है, कोई किताब या कोई सीरीज आपको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र आप 8 यूनिट के नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। यूनिट वाइज नोट्स रहेगा पूरा, हर एक यूनिट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और सारे 8 यूनिट के पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ में मॉडल पेपर रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें आते लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब रहेंगे। 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। इस नंबर पर क्या व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे दोस्तों, आप इस नंबर पर अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आप किस सेमेस्टर में है। जैसे 5th सेमेस्टर में है तो 5th सेमेस्टर के लिए आपका फीस मात्र और मात्र 100 रुपए रखा गया है सभी विषय का। जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, इसकी पूरी तैयारी, और उसके अलावा पॉलिटी के साथ हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों, चाहे जो भी पेपर आपका हो, पेपर का नाम
आपका सबकी तैयारी हो जाएगी। आपको एसएमएस करना है मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप पर, ये 9984 039 पर, और आपके पास एक जो है स्कैनर भेज, जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहीं पर जब भी क्लास होगी तो क्लास की लिंक भी उसी में ग्रुप में आती रहती है, और वीडियो लेक्चर जो पुराने प्लेलिस्ट की लिंक वो भी आपको मिल जाएगी, और पुराने पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की व्यवस्था भी उसमें ग्रुप में रहेगी। ऑब्जेक्टिव के दोनों टाइप के मॉडल पेपर पिछले पुराने वाले भी मिल जाएंगे, और नए मॉडल पेपर में आपको सभी यूनिट के इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक के सभी नोट्स पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, ठीक है। सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट आपके होते हैं, ठीक है। तो मेजर में 1 सब्जेक्ट का 2 पेपर, तो यहाँ पर 4 पेपर की ये तैयारी 2 सब्जेक्ट की, और प्लस में एक को करिकुलर का पेपर होता है जिसकी परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, जिसमें आपको अब की बार एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में पढ़ना। बहुत ही कठिन विषय अपने आप में माना जाता है। इसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के बारे में जानना है, तो इसके लिए कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन साथ में आपको मिलेगा। मात्र और मात्र कितने फीस में? 100 रुपए फीस में। एक ऑफर आपके लिए लॉन्च किया गया है, जो बच्चे 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर एक साथ फीस जमा करना चाहते हैं, 5वां और 6वां दोनों का एक साथ फीस जमा करेंगे तो आपके लिए 50 रुपए की छूट चल रही है, अभी विशेष छूट है। मात्र 150 रुपए फीस में आपको पूरा 5th सेमेस्टर का भी मिलेगा और पूरा 6th सेमेस्टर का भी, यानी 1 साल तक की फीस केवल 150 रुपए आपके लिए रखी गई है। वैसे 5th सेमेस्टर का फीस कितना है? 100 रुपए है। जब आप जुड़ते हैं और 100 रुपए जो है आपका 6th सेमेस्टर में भी जुड़ेंगे तब भी हो जाएगा। दोनों को मिला लेंगे तो 200 रुपए फीस आपकी होती है 2 सेमेस्टर की, लेकिन जब आप इकट्ठा लेते हैं तो केवल 150 रुपए फीस में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती है। 150 रुपए बहुत कम फीस है। जैसे आप जो है 1 सेमेस्टर की सीरीज लेते हैं, एक जो है सब्जेक्ट की, एक पेपर की सीरीज 60 रुपए की आती है, तो 5 पेपर आपके, 2 पेपर एक मेजर सब्जेक्ट के, 2 इसके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 30, 300 रुपए की आप सीरीज खरीदते हैं, ठीक है, 1 सेमेस्टर में। 600 रुपए की सीरीज 2 सेमेस्टर में। ये 600 रुपए आपको क्यों खर्च करना? मात्र 150 रुपए आप खर्च कीजिए, सभी सब्जेक्ट का घर बैठे आराम से लुत्फ उठाइए। बढ़िया तरीके से आप पीडीएफ नोट्स पढ़िए, पीडीएफ नोट्स आप निकलवा भी सकते हैं, आराम से उसको निकलवा करके पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और ऐसे जबरदस्त नोट्स जो मैंने आपको दिखाए, ऐसे बेस्ट क्वालिटी के नोट्स आपके लिए अवेलेबल करवा दिए गए हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल आप मन लगा करके पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं। अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। इकाई संख्या 1 दोस्तों, हेडिंग डालेंगे लोक प्रशासन का अर्थ। उसे लिखने की कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, जब आप हमसे जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप वीडियो देख लीजिए, पीडीएफ आराम से पढ़िए घर में, आराम से, चाहे तो इसको निकलवा लीजिएगा, आराम से उसको घर पे बैठ के पढ़िए, जैसे भी आपकी इच्छा है। पहला प्रश्न है, मतलब पहला हेडिंग है लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी आप एग्जाम में प्रश्नों को लिखें, एक सलाह मानिएगा, आप अंग्रेजी वाली मीनिंग भी इसको ऐसे लिख दीजिए। इससे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, जब आप एग्जाम में कभी कॉपी चेक करेगा तो नंबर आपको बहुत देगा। लोक, लोक माने होता है जनता, लोक माने समाज भी कह सकते हैं, लोक माने राज्य में रह रहे जो लोग होते, जनता होती, उसको लोक कह सकते हैं। प्रशासन क्या होता है? प्रशासन का अर्थ होता है काम करना, प्रबंध करना, मैनेज करना, ठीक है, संचालन करना। कोई भी सिद्धांत है, कोई भी नियम कायदा है, कोई भी चीज अगर जो है सरकार के पास आती है तो वो जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक तरीके से पहुंचाया जाता है। प्रशासनिक का काम क्या होता है? लागू करवाना, जनता पर नियम को लागू करना प्रशासनिक काम होता है। तो प्रशासन जो होता है जनता के फायदे के लिए ही होता है। तो इन दोनों को मिला लेंगे, लोक माने जनता, प्रशासन माने काम करना, जनता के लिए काम करना, जनता का काम करना, ठीक है, जनता के लिए मैनेज करना, जनता के लिए प्रबंधन करना, जनता को के लिए जो है नियम बनाना, नियम को लागू करना जनता पर, ये सब काम जो होता है लोक प्रशासन का होता है। तो लोक और प्रशासन 2 शब्दों के मेल से बना है लोक प्रशासन, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अतः लोक प्रशासन का अर्थ क्या हो जाएगा? राज्य के द्वारा जन कल्याण के लिए, जन कल्याण मतलब जनता के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, क्या क्या, और जनहित की पूर्ति, यानी जनता की जो हित है, जनता की जो एक प्रकार से रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्यों का प्रबंधन, ठीक है, जो जनता के हित का को साधता है और जनता का कल्याण करता है, ऐसे कार्यों को करने का जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, वही लोक प्रशासन होता है। उसी कार्यों के प्रबंध को संचालित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, तो इसी को लोक प्रशासन कह दिया जाता है। तो ये दोस्तों लोक प्रशासन हुआ जो आपने अभी समझा। अब आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन की संकल्पना को, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों लिखेंगे
लोक प्रशासन एक ऐसी सतत प्रक्रिया, सतत माने सस्टेनेबल प्रोसेस है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा राज्य अपने लक्ष्य यानी जो राज्य के या देश के गोल होते हैं उन गोल्स की पूर्ति के लिए मानव, भौतिक और वित्तीय संस्थाओं का क्या करता है, समुचित उपयोग करते हुए जन सेवाओं और जन कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करता है। तो जनता के कल्याण से संबंधित कार्य को या जनता की सेवा करने के लिए जो कार्य को संचालित किया जाता है वो लोक प्रशासन नाम की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। लोक प्रशासन की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए अगर बारे में बताऊं तो समाज में व्यवस्था को बनाए रखना, शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रशासन बहुत जरूरी होता है। जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति और जनता के कल्याण के लिए लोक प्रशासन बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, और राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए भी जो है प्रशासन की आवश्यकता होती है। आधुनिक, जटिल और विशाल राज्य के कार्यों को कुशल प्रबंधन के लिए, यानी कोई कठिन काम है उसको बढ़िया तरीके से करने के लिए एक बढ़िया प्लान बना करके, बढ़िया संगठन का सहारा लेकर के आप उस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोक प्रशासन की आवश्यकता रहती है। प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजों को छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होता है। प्रशासन क्या है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में अंतर होता है। प्रशासन एक सामान्य शब्द है जो किसी भी संगठन या किसी भी संस्था के साथ लग सकता है और उसका अर्थ बदल सकता है, ठीक है। तो संगठन या संस्था में प्रबंधन की प्रक्रिया को दर्शाता है, जबकि लोक प्रशासन विशेष रूप से राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रबंधन से संबंधित होता है, जो जनता का कल्याण चाहता है। तो लोक प्रशासन जो दोस्तों ये एक प्रकार से विशेष रूप से राज्य के द्वारा किए गए कार्यों के प्रबंधन से संबंधित है, जबकि जो प्रशासन होता है वह किसी भी संगठन या किसी भी संस्था में प्रबंधन की प्रक्रिया को दिखाता है। लोक प्रशासन की प्रमुख परिभाषाओं, डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विभिन्न विद्वानों के अनुसार लोक प्रशासन की परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे वुड्रो विल्सन साहब। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन वह है जो सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को दर्शाता है और उन कार्यों को करने की विधि का अध्ययन होता है। सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को दर्शाता है, ठीक है, और उन कार्यों को करने की विधि का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर कार्य लिख लीजिएगा, किए जाने वाले कार्यों को दर्शाता है, ठीक है। एल.डी. व्हाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन वह क्षेत्र है जिसमें सरकार के कार्य और नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित समस्त गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी लोक प्रशासन क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा विषय क्षेत्र है जिसमें क्या होता है, सरकार के जो काम होते हैं और सरकार की जो नीतियां होती हैं उनको क्रियान्वयन माने होता है उसको जारी करना, उनको लागू करने के लिए, ठीक है, अध्ययन उसी मतलब इसी के अंतर्गत किया जाता है, प्रशासन के अंतर्गत, लोक प्रशासन के अंतर्गत। लूथर गुलिक साहब कहते हैं लोक प्रशासन वह प्रदत्त है, वह एक प्रकार से प्रविधि है या कुछ भी है जो सरकार की संरचना और कार्यों के संपादन हेतु मानव और भौतिक संसाधनों के समन्वय की व्यवस्था करता है, ठीक है। वहीं हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सरकार जनता के हित में समस्याओं का समाधान करती है, जनता का हित करती है और समस्याओं का समाधान करने के लिए काम में लाई जाती है, ठीक है। लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए तो लोक प्रशासन जो होता है दोस्तों, इसकी अगर बात की जाए तो समझने का प्रयास कीजिएगा। लोक प्रशासन लोकहित और जन कल्याण इसका पहला उद्देश्य होता है। दूसरी विशेषता राज्य का कार्य होता है यह। तीसरी बात, यह कानून के अधीन काम करता है। चौथी बात, इसमें अधिकार और उत्तरदायित्व निहित होते हैं। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है लोक प्रशासन। इसमें जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है, ठीक है, यानी जनता को उत्तर देना पड़ता। जनता ने अगर किसी को चुन करके संसद में भेजा है तो फिर हर 5 साल बाद जो है फिर आपको जनता के बीच में आना है, फिर जनता आपसे उत्तर मांगेगी कि आपने किया क्या हमारे लिए। यह नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों से संबंधित है। इसके साथ साथ इसमें व्यापक संगठन और समन्वय की आवश्यकता होती है। आधुनिक और जटिल समाज की आवश्यकताएं पूरी करता है कौन, लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन की सारी विशेषताएं आप नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य राज्य के द्वारा, स्टेट किसी कंट्री के द्वारा जनता को अधिकतम से अधिकतम सुख या अधिक से अधिक सुख सुविधा, उनको सुरक्षा और उनका कल्याण प्रदान करना लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है। जनहित में काम करना बेसिकली लोक प्रशासन होता है, ठीक है। लोक प्रशासन की अगर बात की है, इसके बारे में और जानते हैं, इसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
इसको और समझने का, यानी एक कला है कि विज्ञान है, इस बात को और थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको समझने का काम करते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलें, तो दोस्तों लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने के लिए इसके स्वरूप को, इसकी विशेषताओं को और इसके उद्देश्यों को, इसकी कार्यप्रणालियों को अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। और मुख्यतः व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सर्वव्यापी और लोक सेवी प्रकृति का ये होता है लोक प्रशासन। ठीक है, चलें, तो यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक और सर्वव्यापी और लोक सेवी प्रकृति का होता है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को थोड़ा सा फिर से जानने का प्रयास करते हैं, इसको समझते हैं। लोक प्रशासन की विशेषताएं, ठीक है, देखिए पहली विशेषता यह है कि लोक कल्याणमुखी होता है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना। लोक प्रशासन क्या करता है? जनता का कल्याण करता है। दूसरी बात है सर्वव्यापी होता है, प्रत्येक देश में, प्रत्येक समाज में, हर समय में, चाहे वो आज से 20 साल पहले, 200 साल पहले रहो, हमेशा सरकारों का काम जनता का हित साधना होता है। तो हर देश में, हर समाज में, हर समय में किसी न किसी रूप में लोक प्रशासन विद्यमान रहता है। तीसरी विशेषता यह है दोस्तों, बहुआयामी प्रकृति का होता है, यानी यह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यानी कि चाहे वो सोशल क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक रीजन हो, या पॉलिटिकल हो, या कल्चरल हो, या एजुकेशनल हो, सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है लोक प्रशासन। सतत गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि ये बदलती परिस्थितियों के अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति यानी इसके नेचर में भी परिवर्तन होता रहता है। पांचवी विशेषता लोक प्रशासन की प्रकृति की वैज्ञानिक आधार है, यानी यह संविधान, कानून, नियम और नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तरदायी और जवाबदेह। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी तथा उनके प्रति जवाबदेह होता है। लोक प्रशासन जनता के बीच में जनता के हित साधने के लिए काम करता है। लोक प्रशासन के कला है कि विज्ञान है, इस बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लोक प्रशासन एक कला के रूप में अगर देखें तो ये अनुभव, अभ्यास, कुशलता और नेतृत्व की क्षमता पर आधारित होता है। इसीलिए एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। यह कला है कि विज्ञान है, इस बारे में कह सकते हैं। इसमें अनुभव का प्रयोग, इसमें अभ्यास, इसमें कुशलता, इसमें नेतृत्व और नेतृत्व क्षमता इसमें देखी जाती है। विभिन्न परिस्थितियों में उचित निर्णय लेना एक कला होता है, तो ये एक कला भी है। वहीं पर अगर इसको एक विज्ञान के रूप में समझने की कोशिश करें तो ये विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें निश्चित सिद्धांत भी होते हैं। लोक प्रशासन में निश्चित नियम होते हैं, निश्चित टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, तकनीक होती है और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके इनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए यह वैज्ञानिक भी है, यानी यह विज्ञान भी है। ठीक है, इसके साथ साथ और अगर जानने का प्रयास करें तो आगे और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे कि वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसंधान और तथ्यों पर आधारित निर्णय इसकी विशेषता होता है। जहां पर भी वैज्ञानिक अध्ययन होगा, रिसर्च होगा, अनुसंधान होगा और तथ्य यानी फैक्ट पर बात होगी, वह विषय वैज्ञानिक विषय कहलाने के योग्य हो जाता है। अतः इसको विज्ञान का विषय भी कह सकते हैं। यानी लोक प्रशासन कला भी है और लोक प्रशासन विज्ञान भी है। इस बात से क्लियर वह लिखेंगे, अतः लोक प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी है। यह कला की तरह लचीला भी, फ्लेक्सिबल भी है, इसमें बदलाव समय के साथ साथ होता रहता है। वही विज्ञान की तरह व्यवस्थित भी है, क्योंकि इसके नियम कायदे वैज्ञानिक तरीके की विधियों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। ये सब चीजें आपने यहाँ पर समझी इसकी प्रकृति को समझने के लिए। अब लोक प्रशासन का सामाजिक विज्ञान के रूप में इसके स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी सब्जेक्ट के स्वरूप को आप समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाता है इसकी प्रकृति। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, लोक प्रशासन का सामाजिक विज्ञान के रूप में स्वरूप क्या है। देखिए, लोक प्रशासन का गहरा संबंध राजनीति विज्ञान से है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के बीए के 5th सेमेस्टर में दूसरे पेपर में आप लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं। हालांकि लोक प्रशासन अपने आप में एक विषय है, एक सब्जेक्ट भी है। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, विधि यानी कानून, प्रबंधन जैसे सामाजिक विज्ञानों में भी लोक प्रशासन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। यह मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर,
सोशल रिलेशन यानी सामाजिक संबंध, समूह कार्य यानी कि जो ग्रुप के जो फंक्शंस होते हैं उसमें, ठीक है, मोटिवेशन देने यानी प्रेरणा के लिए, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप के लिए, संचार यानी कम्युनिकेशन, इन सभी तत्वों से प्रभावित होता है। मानव व्यवहार से, सामाजिक संबंधों से, समूह कार्यों से, प्रेरणा से, नेतृत्व से, संचार से लोक प्रशासन प्रभावित होता है। इसीलिए इसे सामाजिक विज्ञानों का एक अनुप्रयुक्त यानी कि अप्लाइड भाग माना, यानी अप्लाइड साइंस है। ये सामाजिक विज्ञानों का एक अनुप्रयुक्त जो है भाग इसको माना जा सकता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लोक प्रशासन में आप देखते हैं राजनीतिक विज्ञान भी संकलित है, समाज शास्त्र से भी संबंध है, अर्थशास्त्र से भी, मनोविज्ञान से भी, विधि यानी कानून से भी, और प्रबंधन से भी। तो लोक प्रशासन जो होता है इसका क्षेत्र व्यापक भी है, इसमें कई सारे मतलब इसके स्वरूप में तमाम सारी चीजें संकलित है। लोक प्रशासन का राजनीतिक स्वरूप की अगर बात की जाए तो इसको समझते हैं। देखिए, लोक प्रशासन का राजनीतिक स्वरूप, यह राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए, इससे कोई राजनीति, कोई राज्य की यानी कोई कानून बना, कोई नियम कायदे बने, तो नियम कायदों को लागू करवाने के लिए समाज पर हम लोग लोक प्रशासन का सहारा ही लेते हैं। इसके साथ ही साथ में दोस्तों, लोक प्रशासन और राजनीति एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना राजनीति के लोक प्रशासन संभव नहीं है, और बिना लोक प्रशासन की राजनीति अधूरी मानी जाएगी। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। नीति निर्माण राजनीति का काम होता है, और उस नीति को, उस नियम को जनता में लागू करना, उसको क्रियान्वित करना, यह प्रशासन का काम होता है। तो नियम बनाता है राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस, और उसको लागू करवाता है कौन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोनों का बढ़िया संबंध है, क्योंकि एक नियम को बनाता है, दूसरा लागू करवाता है, तो संबंध तो है ही, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रशासन तटस्थ यानी नेचुरल होते हुए भी राजनीतिक वातावरण से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। प्रशासन हर जगह होता है, लेकिन ये राजनीति से काफी हद तक प्रभावित रहता है। जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशासन राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम करता है। यह बात भी आप ध्यान से समझने का प्रयास किए होंगे। ये रहा राजनीति के साथ उसका संबंध। अब लोक प्रशासन में सामाजिक स्वरूप की अगर बात की जाए तो यह समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों को पूरा करने के लिए काम करता है। समाज की जो भी आवश्यकताएं होती हैं और जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती है, उनको पूरा करने के लिए काम करता है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार है, सामाजिक विकास भी करता है, और जनता का कल्याण भी करने का एक साधन के रूप में काम करता है। वहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पर्यावरण संरक्षण, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके लोक प्रशासन जो होता है काम करता है। लोक प्रशासन में न केवल प्रशासनिक मामले, नीतियों का निर्माण करना ही शामिल है, बल्कि लोक प्रशासन का जब व्यापक दृष्टिकोण हम अध्ययन करते हैं, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पर्यावरण संरक्षण सब कुछ शामिल हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति बहुत ही व्यापक है, गतिशील है, समय के साथ बदलती रहती है, बहुआयामी है, तमाम सारे चीजें इसमें शामिल है, लोक सेवी भी है। यह कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तीनों का समन्वय है। इसका मूल उद्देश्य जनता की सेवा, जनता का कल्याण करना है, और जनता का जो है विकास करना होता है समाज का। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर। आगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बीए क्रैकर हमारा दूसरा चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम पढ़ाने वाले हैं। आप इन चीजों को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर। चले, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब राजनीति शास्त्र में लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र को हम समझते हैं, इसका स्कोप क्या है, ठीक है। लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र, इस बात को थोड़ा सा और बारीकी के साथ जानने का प्रयास करेंगे। तो लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन की परिभाषा, विषय क्षेत्र, इन चीजों को आपने समझा। अब लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र आप समझिए, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, और राज्य के द्वारा किए जाने वाले जो भी कार्य होते हैं उनको समाहित अपने आप में कर लेता है लोक प्रशासन। कोई भी काम हो उसको जनता तक पहुंचाना है तो लोक प्रशासन ही काम करता है। प्रशासन के द्वारा ही जनता तक बातों को पहुंचाया जाता है। सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी के रूप में प्रशासन ही काम करता है, ठीक है। सरकार ने नीति बना दी, ठीक है। जैसे देखिए, तीन चीजें होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है। बेसिकली कार्यपालिका जो होती है दोस्तों, वह जो होता है वही एक प्रकार से लोक प्रशासन में काम करती है। कार्यपालिका में चाहे वो मंत्री परिषद के सारे सदस्य हो, या जो है तमाम, जैसे आप देखते हैं प्रशासनिक मामला, पुलिस वगैरह सब इसी में आ जाते हैं, सारे सरकारी कर्मचारी वगैरह सब आ जाते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने इसके क्षेत्र को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है।
परंतु समग्र रूप से इसका संबंध राज्य के तीनों अंगों से है। हालांकि पहले जो अध्ययन करते थे केवल कार्यपालिका को ही हम जो है लोक प्रशासन का हिस्सा मानते थे, लेकिन चूंकि कानून जो बनता है वहां पर भी कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो विधायिका, कार्यपालिका और कानून से जुड़े विवाद, कोई मामला अगर सही तरीके से नहीं लागू हो पा रहा तो उससे जुड़े विवाद न्यायपालिका में सुलझाए जाते हैं। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ये एक प्रकार से प्रशासन के अंग होते हैं, और प्रशासन जो होता है कहीं ना कहीं पे इन तीनों से होकर के तब परिपूर्ण माना जाता है। ठीक है, क्लियर। तो प्रशासन, लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के आधार की अगर बात की जाए, इसमें 3-4 आधार आपको जानने पड़ेंगे, जैसे कि राज्य के कार्यों की प्रकृति और राज्य के स्वरूप को समझना होगा, राज्य के उद्देश्य को, राज्य की नीतियों को समझना होगा। ठीक है, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज और अर्थव्यवस्था का विकास, समय के साथ राज्य की बढ़ती भूमिकाएं, ये सब एक प्रकार से आधार होते हैं लोक प्रशासन को समझने के। क्षेत्र निर्धारण के दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो इसके 2 दृष्टिकोण है। पहला है व्यापक दृष्टिकोण, जो लोक प्रशासन के अंतर्गत दोस्तों बात की जाए, जिसमें राज्य के सभी कार्य, नीति, सभी कार्य आ जाते हैं, सभी नीतियां आई थी जो सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, सभी कल्याणकारी गतिविधियां, नियंत्रण, विनियमन, सुरक्षा, न्याय, विकास, ये सब जो होते हैं व्यापक दृष्टिकोण में समाहित हो जाते हैं। वही अगर संकीर्ण दृष्टिकोण की बात की जाए, लोक प्रशासन के संकीर्ण दृष्टिकोण या संकीर्ण विषय क्षेत्र, तो इसमें केवल कार्य सम्मिलित होते हैं, बेसिकली कार्यपालिका, जिसका संबंध प्रशासनिक प्रक्रियाओं, जैसे कोई योजना बनाना है, संगठन का कार्य क्या होगा, निर्देशन और समन्वय, नियंत्रण, इन्हीं को ही कार्यपालिका मतलब कि ये प्रशासन माना जाता है। बेसिकली इसी बात को लेकर के लूथर गुलिक साहब ने पोस्ट कार्य की एक विधि दी। पोस्ट कार्य विधि दोस्तों इसमें केवल लोक प्रशासन के जो है सीमित दायरे को ही ये बताता है। पोस्ट कार्य क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। लोक प्रशासन के प्रमुख कार्यों को पोस्ट कार्य, जो कि लूथर गुलिक साहब ने दिया हुआ है, इसके माध्यम से। पी माने होता है दोस्तों, पी माने यहां पर समझे, पी का मतलब होता है, ठीक है, प्लानिंग करना, ओ माने ऑर्गेनाइजिंग करना, यस माने स्टाफिंग, डी माने डायरेक्टिंग, सी ओ माने कोऑर्डिनेटिंग, आर माने रिपोर्टिंग और बी माने बजटिंग। इन जो है 5-6 उदाहरणों के माध्यम से पूरा का पूरा लोक प्रशासन समाप्त हो जाता है अगर इसके संकुचित दृष्टिकोण को देखें तो। लेकिन लोक प्रशासन का दृष्टिकोण संकुचित नहीं बल्कि बड़ा व्यापक है। इसमें ना केवल बस संगठन और रिपोर्टिंग, बजटिंग इन्हीं सब में संकलित होता है, ये तो बस नॉर्मल चीज है। इसके अलावा भी लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, बहुत बड़ा है। समझते हैं इसको। पी माने, ये प्रश्न पूछा था कि भाई लोक प्रशासन के प्रमुख मतलब लोक प्रशासन में पोस्ट कार्य को समझाइए, तो पोस्ट कार्य की अवधारणा लूथर गुलिक साहब ने दी है। पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरी बात दोस्तों यह है कि पहली बात, पी माने क्या था, प्लानिंग करना, यानी कि योजना का निर्माण करना। ठीक है, योजना बनाने को पी कहा जाता है। जैसे अगर कोई योजना बना करके कोई काम सरकार करती है तो प्लान करना, जैसे भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकल्पों पर विचार करना और योजना बनाना कि किस योजना के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, ये होता है प्लान करना, यानी कि योजना बनाना लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र। दूसरा है ओ यानी ऑर्गेनाइजिंग, इसी पोस्ट गार्ब शब्द से बना हुआ है। ओ माने ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना। योजनाओं को लागू करने, कोई योजना आपने लागू करवाना है, उन्हीं योजनाओं को लागू करवाने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संगठन के माध्यम से जब कोई योजना लागू होती है वो बड़ी प्रभावी होती है। तो योजनाओं को लागू करने के लिए संगठन की संरचना तैयार करना होता है। फिर अब हमारा संगठन बन गया, अब संगठन के बाद में स्टाफिंग की व्यवस्था, यानी क्रमिक प्रबंधन कहते हैं जिसको। उचित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए, कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा ये चीज डिसाइड हो जाए, प्रशिक्षण दिया जाए उसके लिए और उनकी क्षमताओं का विकास किया जाए जो भी व्यक्ति हैं। तो स्टाफ की व्यवस्था होगी, यानी कौन कौन व्यक्ति रहेगा उसमें संगठन में और किसका क्या काम होगा, स्टाफिंग होता है। फिर इसके बाद में डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन देना, ठीक है, अधीनस्थों को कार्य करने हेतु मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना डायरेक्टिंग में शामिल होता है। यानी कि लोक प्रशासन में इसका भी बड़ी भूमिका होती है। जैसे जो बड़े अधिकारी होते हैं संगठन के, वो एक प्रकार से जो उनके अधीनस्थ चीज लोग होते हैं उनको विस्तार से जानकारी देता है, उनको बताता है कि ये काम आपको करना, निर्देश देता है। निर्देशन भी इसमें होता है। अगला होता है कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय। समन्वय की अगर बात की जाए तो विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के कार्य में तालमेल स्थापित करना, ये भी इसमें शामिल होता है, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, समन्वय यानी कि जो भी व्यक्ति स्टाफ में है वो बीच में जैसे निर्देश दिया गया, निर्देश को माने, इसलिए उसमें तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये होता है समन्वय को, सीओ माने कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय स्थापित करना। अगला होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग माने क्या होता है, बजट, रिपोर्ट माने क्या होता है, प्रतिवेदन लिखना। जो आपने योजना बनाया था उस योजना को कैसे कैसे आपने किया उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना।
कार्य की प्रगति चल रही है, कार्य कहाँ पर है, कार्य प्रगति पर है, संबंधित तमाम सारी सूचनाएं उच्च अधिकारियों को भेजना, रिपोर्टिंग होता है, प्रतिवेदन देना। जैसे यहाँ पर निर्देश मिला, आपको निर्देश मिल गया, उस निर्देश पर आपने काम किया, तालमेल बैठा करके बढ़िया तरह सभी कर्मचारी अधिकारी सबका तालमेल बैठा हुआ है, सबने काम किया, आगे बढ़े, और जब आगे बढ़ करके आपने काम करने के लिए आगे बढ़ते रहे और काम हो गया या काम कहां पर तक पहुंचा, कहां तक नहीं पहुंचा, ये जानकारी अपने जो है आला कमान तक पहुंचाना या बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन लिख करके भेजा जाता है। फिर लास्ट में होता है बजटिंग यानी बजट, यानी कोई भी योजना को सफल बनाने के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, रुपए की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए बजट तैयार किया था, यानी योजना कितने पैसे में होगी, कितने साल तक चलेगी, कितना जो है खर्चा लगेगा, क्या होगा, सारी जानकारी इसमें रहती है। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आर्थिक संसाधनों का अनुमान और व्यवस्थापन करने के लिए बजट तैयार किया जाता है कि भाई एक साल या एक योजना को लागू करने में कितना पैसे व्यय होंगे, कितने खर्चे लगेंगे, सभी की व्यवस्था करना बजटिंग होता है। तो पोस्ट कार्य विधि को दिया किसने है? लूथर गुलिक साहब ने। किसने दिया है? लूथर गुलिक, ठीक है, लूथर गुलिक नाम के एक विद्वान है, उन्होंने दिया है, लूथर गुलिक साहब ने। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझा। तो पोस्ट गर्भ की ये विधि आपने जाना। अब लोक प्रशासन के अंतर्गत आने वाले विषय क्षेत्र को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो इसको इस तरीके से, लोक प्रशासन में कौन कौन से जो है प्रमुख क्षेत्र जहां पर लोक प्रशासन आपको दिखाई पड़ता है काम करता हुआ। जैसे पहला होता है कानून और व्यवस्था बनाए रखने में लोक प्रशासन काम करता है। पुलिस वगैरह के क्षेत्र में लोक प्रशासन ही काम करता है। कानून को लागू करना हुआ और जनता को एक प्रकार से भड़कने न देना, जनता में जो है तालमेल बैठा रखना। दूसरा काम विदेश नीति और रक्षा व्यवस्था में भी प्रशासन बहुत उपयोगी होता है। तीसरी बात, कराधान और वित्तीय प्रबंधन में भी लोक प्रशासन बहुत जरूरी होता है। आर्थिक विकास और नियोजन करने में लोक प्रशासन काफी भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी एक संगठन की आवश्यकता, एक नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता होती है। एक विद्यालय में प्रशासन काम करता है, कैसे काम करता है? एक विद्यालय में एक प्रिंसिपल साहब है, तो प्रिंसिपल साहब प्रशासनिक जो है बड़े लेवल के होते हैं, अधिकारी होते हैं। वो तमाम सारे टीचर को मैनेज करते हैं कि भाई तुमको इस कक्षा में जाना है, इतने घंटे पढ़ाना है, तुमको फलाने चैप्टर पढ़ाना है, तुमको इस कक्षा में जाना है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ही प्रशासन डिसाइड करता है। तो वो एक प्रकार से निर्देश देता है, सभी लोग काम करते हैं। फिर जो है महीने की मीटिंग होती है, उसमें बताते हैं सब लोग, जो अध्यापक लोग होते हैं कि भाई कितना कार्य प्रगति पर है कि नहीं, रिपोर्टिंग प्रस्तुत करते हैं, पूरा बजट या सिस्टम पूरा तैयार किया जाता है। तो वो सब चीजें शिक्षा में भी है, हर क्षेत्र में इसका आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवाओं में भी आप देखते हैं प्रशासनिक भूमिका बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और आगे बढ़ करके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये समझने का प्रयास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं जो होती है इसमें काम करते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास में भी प्रशासन काम करता है। सिंचाई, जलपूर्ति, विद्युत व्यवस्था में सब में प्रशासन कहीं ना कहीं पे काम करता है। सड़क परिवहन संचार में, उद्योग वाणिज्य का विकास में, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में, सभी जगहों पर आप देखते हैं प्रशासन काम करता है। पर्यावरण संरक्षण करने में, प्रदूषण को नियंत्रण करने में प्रशासन की बड़ी भूमिका होती है। न्यायिक प्रशासन होता है, न्याय में जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए भी प्रशासनिक काम ही होता है, प्रशासन ही उन सभी काम को देखता है। तो प्रशासन दोस्तों, उसका विषय क्षेत्र बड़ा व्यापक है, जो कि अलग अलग क्षेत्र में इसकी जरूरत पड़ती है। वही क्षेत्र की सामसामयिक विशेषताओं की अगर बात की जाए, इसके जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हुआ, उसके लिए प्रशासन उपयोगी होता है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति करना हो, उसके लिए प्रशासन जरूरी होता है। कोई भी विकास की योजनाएं आती हैं, उन विकास की योजनाओं को, डेवलपमेंट के लिए कोई योजना आती है सरकार की तरफ से, उसको अच्छे तरीके से जनता के बीच में लागू करवाने का काम भी प्रशासन का ही होता है। प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने में भी इसकी भूमिका होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, नागरिकों की भागीदारी और जनमत का सम्मान करना भी इसमें शामिल होता है। वहीं वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन के अनुरूप प्रशासन ये भी शामिल होता है। ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन का समावेश भी लोक प्रशासन में होता है। मानवाधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय भी इसमें शामिल होता है। आपदा प्रबंधन और संकट का नियंत्रण, ये सब इसमें शामिल हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बहुत ही बारीकी के साथ आप यहाँ पर चीजों को जान पा रहे हैं।
और सारी चीज आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और सारी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, तो क्लियर हो गया। लोक प्रशासन एक बड़ा व्यापक विषय वस्तु है। इसमें जो है हर एक क्षेत्र में आजकल प्रशासन की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो आपदा प्रबंधन करना हुआ, चाहे वो किसी संकट का नियंत्रण करना हुआ, सभी में प्रशासन की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो प्रशासन की अगर बात की तो लोक प्रशासन का क्षेत्र गतिशील और विचारशील होता है दोस्तों। ठीक, जैसे जैसे राज्य के कार्य बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लोक प्रशासन का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है। लोक प्रशासन केवल सरकारी कर्मचारियों की गतिविधि नहीं होती है, बल्कि जनता की सेवा की सतत प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पोस्ट गार्व सिद्धांत लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने की वैज्ञानिक विधि प्रदान करता है। और ये एक जो है एक निश्चित दायरा, जो लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण होता है, उसको दिखाता है लूथर गुलिक का यह सिद्धांत। लोक प्रशासन के महत्व की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो लोक प्रशासन का क्या महत्व है इसको समझते हैं। लोक प्रशासन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन राज्य के सुचारू संचालन के लिए, जनहित की पूर्ति और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। बिना प्रभावी लोक प्रशासन के कोई भी राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, लोक प्रशासन के महत्व के बहुत सारे आयाम होते हैं। आइए आयाम को समझते हैं। आधुनिक आयाम, ठीक है, जैसे जनता का हित करना, आधुनिक राज्य के कार्यों की पूर्ति। आधुनिक राज्य के कार्य बहुत ही व्यापक और जटिल हो गए हैं। इन कार्यों की प्रभावी पूर्ति के लिए कुशल प्रशासन बहुत जरूरी हो गया है। प्रशासन राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाता है। इसलिए आधुनिक राज्य के कार्यों की पूर्ति लोक प्रशासन का पहला महत्व, तो जनता का कल्याण करना। आजकल अगर कोई दिक्कत हुई तुरंत जो है धरना प्रदर्शन होने लगता है। आप देखें, जैसे अभी वो थोड़ा सा काम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मामला, थोड़ा शिक्षा मामले को लेकर के पेपर लीक हुआ, तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। सोचो, तो जनता के पास बहुत पावर होती है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, कानून और व्यवस्था किसी भी राज्य की स्थिरता की आधारशिला होती है। तो उसको भी बनाए रखने का काम कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। लोक प्रशासन पुलिस व्यवस्था पूरा, न्यायपालिका और अन्य एजेंसियों के समन्वय, शांति और सुरक्षा बनाए रखता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो होता है, न्यायपालिका और तमाम प्रकार की अन्य एजेंसियां हैं, जिससे समाज में जो है अफरा तफरी का माहौल नहीं होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम काम नहीं करता है, यानी कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अगर आपको कोई गलत काम करने के मन में आता है तो तुरंत ये डर भी बना रहता है कि पुलिस है, तुरंत पुलिस पकड़ करके हमको अंदर कर देगी, इसलिए आप कोई गलत काम नहीं करते हैं। तो लोक प्रशासन यह भी करता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगला है ये कि आर्थिक विकास में सहायता करता है लोक प्रशासन। आर्थिक योजनाओं का निर्माण करना हुआ, संसाधनों का उपयोग करना हुआ, उद्योग व्यापार को बढ़ावा देना हुआ, प्रशासन का ही कार्य होता है। तो प्रशासन के द्वारा आर्थिक योजनाओं का निर्माण किया जाता है, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाता है, उनसे जनता को लाभ पहुंचाया जाता है, उद्योग व्यापार को बढ़ावा देना, ये सब प्रशासन का ही काम होता है। जन कल्याणकारी योजनाएं आर्थिक विकास को गति देती हैं, ये सब लोक प्रशासन के द्वारा ही संभव हो सका है। इसके अलावा लोक प्रशासन का अगला जो आयाम है दोस्तों, सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करता है। लोक प्रशासन सभी नागरिकों को समान अवसर और समान सुविधाएं प्रदान कराने का काम करता है। वहीं पर पिछड़े वर्गों, कमजोर समूहों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए लगातार कार्यक्रम भी करता रहता है लोक प्रशासन। ठीक है, अच्छा अगली बात है, जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, रोजगार, इन जैसी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसकी व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा ही प्रदान करी जाती है। शिक्षा की व्यवस्था प्रशासन ही करता है। स्वास्थ्य, पेयजल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहता है। शिक्षा के लिए सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूल दिए गए हैं। पेयजल की व्यवस्था के लिए गांव गांव तक टंकी की व्यवस्था कर दी गई है। आवास के लिए कॉलोनी मिलती है। रोजगार के लिए तमाम प्रकार के जो है चीजें हैं, तो सरकारी नौकरियां हैं। तो ये सब चीजें जनता का कल्याण करती हैं और ये सब प्रशासन के द्वारा ही संभव हो पाया है। जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देने में लोक प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, इसके लिए भी जो है जनता, मतलब कि ये लोक प्रशासन का ही काम होता है। लोक प्रशासन जनता और सरकार के बीच एक सेतु यानी एक पुल के रूप में काम करता है, एक मध्य कड़ी, क्योंकि जनता की बात को सरकार तक, सरकार की बात को जनता तक समझाने का काम लोक प्रशासन के द्वारा। जैसे सरकार ने कोई नियम बनाया, वो जनता तक कैसे आएगा? प्रशासन के माध्यम से आएगा। तो एक बीच का कड़ी कौन है? प्रशासन ही है। और प्रशासन में ही जब जनता शिकायत करेगी तो जो है प्रशासन के लोग ही सरकार तक जनता की बातों को तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यह पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिससे लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा,
प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, धर्मों और समुदायों को एक सूत्र में बांधता है। यह अलगाववाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं को कम करने में सहायता करता है। कौन? ये जो होता है, क्या नाम है आपका, लोक प्रशासन। तो इस तरीके से लिए लोक प्रशासन अलगाववाद को कम करता है, क्षेत्रवाद को खत्म करने का काम करता है, सांप्रदायिकता, जातिवाद, इन सभी को खत्म करने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से आप तमाम सारी चीजों को जान पाते हैं। बेसिकली आप देखते हैं लोक प्रशासन का जो महत्व, उसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। कानून और व्यवस्था में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को सुनिश्चित करता है। आर्थिक विकास में संसाधनों का उचित उपयोग और उत्पादन में वृद्धि करता है। सामाजिक न्याय में समान अवसर और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए लोक प्रशासन काम करता है। जनता का कल्याण के लिए मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और जीवन स्तर की जो है उसमें सुधार करता है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। लोकतंत्र को मजबूत करता है लोक प्रशासन, जन भागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाता है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारा और एकता को बल मिलता है इससे। विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, यानी जैसे सरकारी योजनाएं हैं समय समय पर लागू करवाना उसको प्रभावी ढंग से, ये लोक प्रशासन का ही काम होता है। इसके साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे लोक प्रशासन जन सेवा की पवित्र भावना से प्रेरित होकर के जनता के कल्याण और राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्य करता है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। लोक प्रशासन यह होता है। लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, लोक प्रशासन एक सतत विकसित होने वाली प्रक्रिया है। आरंभ में यह केवल शासकीय कार्यों के संचालन तक सीमित था, परंतु समय के साथ इसमें व्यापक परिवर्तन हुए और यह एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में विकसित हुआ। लोक प्रशासन के विकास की अगर बात की तो इसकी पृष्ठभूमि को सबसे पहले समझेंगे, इसका विकास हुआ कैसे। लोक प्रशासन के विकास की पृष्ठभूमि दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। लोक प्रशासन के विकास की पृष्ठभूमि देखिए, प्राचीन काल में प्रशासन का स्वरूप सरल था और बिल्कुल सीमित था, कोई बहुत लफड़ा नहीं हुआ करता था। मध्यकाल में क्या हुआ, प्रशासन सम्राटों और राजाओं तक सीमित था, राजा महाराजा लोग ही प्रशासन किया करते थे। फिर आया आधुनिक काल, इसमें राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई। जब राज्य के कार्य बढ़े तो प्रशासन का महत्व भी बढ़ता गया। औद्योगिक क्रांति हुई, लोकतांत्रिक विचार आए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई। इसकी वजह से लोक प्रशासन के विकास को गति मिली और लोक प्रशासन आधुनिक काल से ही प्रभावी ढंग से आगे आया। अब लोक प्रशासन के अध्ययन का प्रारंभ होता है आधुनिक काल से, ठीक है। अब आधुनिक काल से अगर इसका अध्ययन होता तो इसको समझते हैं। देखिए, लोक प्रशासन के अध्ययन का आरंभ, लोक प्रशासन का वैज्ञानिक अध्ययन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 1850 के बाद से शुरू हुआ। पहले इसे सरकारी कामकाज या शासन कला के रूप में ही लोक प्रशासन को देखा जाता था। बाद में हुआ कुछ ऐसा कि धीरे धीरे विद्वानों ने इसके सिद्धांतों को, यानी इसके प्रिंसिपल्स को, इसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रियाओं को और तकनीकों का अवधारणा मतलब कि अध्ययन करना शुरू किया, इसमें सिद्धांत बनाने शुरू किए और तमाम सारे क्षेत्रों में इसको लागू करना, प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। वुडरो विल्सन का योगदान इसमें बड़ा अच्छा खासा माना जाता है। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है। आधुनिक लोक प्रशासन के जनक कहे जाते हैं वुडरो विल्सन साहब। उन्होंने 1887 में प्रसिद्ध निबंध लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी एडमिनिस्ट्रेशन में, इस निबंध में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की विस्तार से व्याख्या करी। इस निबंध में उन्होंने राजनीति और प्रशासन के बीच भेद की बात कही और प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मत था कि प्रशासन को राजनीति से अलग कर इसे एक स्वतंत्र अध्ययन विषय बनाया जा सकता है, लोक प्रशासन को, जिसमें उन्होंने काफी भूमिका निभाई। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर? आप देखेंगे तो उन्होंने इससे स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए विषय के लिए प्रेरित किया। राजनीति प्रशासन का द्वैत, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वुडरो विल्सन ने राजनीति यानी कि पॉलिसी मेकिंग और प्रशासन, पॉलिसी, राजनीति क्या करती है, राजनीति मतलब पॉलिसी यानी नीति को बनाती है, प्रशासन क्या करता है, उस पॉलिसी को लागू करवाता है। इसके बीच में स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि दोनों अलग अलग चीज है। नियम को बनाना और नियम को लागू करना दोनों अलग अलग विषय हैं। उनके अनुसार नीति का निर्माण राजनीति का काम होता है, जबकि नीति का क्रियान्वयन करना, नीति को, कोई भी नीति सरकार ने बनाई तो उसको लागू करने का काम किसका होता है, वो प्रशासन का होता है, ठीक है। ये किसने बताया, इसको वुडरो विल्सन साहब ने बताया। इसी सिद्धांत को राजनीति प्रशासन का द्वैत कहा जाता है कि भाई राजनीति कानून को बनाती है, प्रशासन कानून को लागू करवाती है। ये दोनों काम जो, ये दोनों का द्वैत माने दोनों का तालमेल, इसी को एक प्रकार से प्रशासन, दोनों के रूप में प्रशासन होता है। यही चीज है। लोक प्रशासन के विकास की प्रमुख अवस्थाओं की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में कैसा रहा और आधुनिक काल में कैसा हो, इसको समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल की अगर बात की तो प्राचीन भारत में, यूनान में
प्रशासन अनौपचारिक था, राजा केंद्रित शासन हुआ करता था, सीमित कार्य था। मध्यकालीन भारत और यूरोप की बात की जाए, राज्य सत्ता केंद्रित प्रशासन, धार्मिक प्रभाव अधिक था, जनता की भागीदारी बिल्कुल नहीं थी, जनता को बस एकदम से जो भी नियम कायदे होते थे थोप देते थे, कोई लोक प्रशासन का वहां पर बढ़िया चीज नहीं मिली। प्रारंभिक आधुनिक काल में 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भी राज्य के कार्यों में वृद्धि होती गई, नौकरशाही का विकास हुआ, शासकीय व्यवस्था का विस्तार हुआ। ठीक है, यहां से लोक प्रशासन की कुछ छिटपुट चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। फिर आता है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में दोस्तों 1800 से 1900 ईस्वी का समय काल। औद्योगिक क्रांति हुई, प्रशासनिक सुधार हुआ, वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत हो जाती है। 20वीं शताब्दी का प्रारंभ 1900 से 1945। लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली, सिद्धांतों का विकास हुआ, लोक सेवाओं का विस्तार शुरू हो चुका था। उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध काल यानी कि 1945 के बाद अगर देखेंगे, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया था, उसके बाद उत्तर माने बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कल्याणकारी राज्य, विकास प्रशासन, लोक भागीदारी, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग यहाँ पर होना शुरू हो चुका था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वुडरो विल्सन को आधुनिक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। दूसरी बात है 1887 का निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा फेमस हुआ इस कम मामले में। राजनीति प्रशासन द्वैत का सिद्धांत वुडरो विल्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखो तो लोक प्रशासन निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ा। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, लोक प्रशासन एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में जब आया तो समय के साथ लोक प्रशासन में नीति निर्माण, नीतियों को क्रियान्वित करना हो गया और मूल्यांकन की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया और एक स्वतंत्र विषय और विशिष्ट अध्ययन पद्धति के रूप में, विशिष्ट अध्ययन विषय के रूप में विकसित हुआ। लोक प्रशासन को स्वतंत्र अनुशासन बनाने के पीछे कई कारण थे। राज्य के कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो गई, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ी। प्रशासनिक समस्याएं बहुत जटिल और बहुत सारी हो गई, इसकी वजह से इसकी जरूरत पड़ती गई। प्रबंधन, संगठन, मानव व्यवहार की वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता महसूस हुई, इसके लिए लोक प्रशासन का उदय हुआ। ठीक है, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट ज्ञान और अनुभव जरूरी हुआ। जन सेवा की भावना और लोक कल्याणकारी उद्देश्यों ने इसे अन्य विषयों से अलग पहचान दी। आधुनिक काल में तकनीक, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि से इसका अध्ययन समृद्ध हुआ। ये सब काम जो है इसकी वजह से लोक प्रशासन का उदय हुआ। लोक प्रशासन स्वतंत्र अनुशासन के रूप में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, विधि कानून, प्रबंधन विज्ञान, राजनीति विज्ञान सभी से संबंधित है और इसके विषय क्षेत्र में सब चीजें शामिल है। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका क्या संबंध है, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया था, वैसे फिर से एक बार समझ लीजिए। राजनीति विज्ञान, राज्य सरकार, नीति निर्माण, सत्ता और राजनीतिक प्रक्रियाएं लोक प्रशासन की पृष्ठभूमि प्रदान करती दोस्तों, तो इसलिए राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन की जड़ें बिल्कुल मजबूत हैं। अर्थशास्त्र, लोक व्यय, बजट तैयार करना, संसाधन का प्रबंधन करना हुआ, आर्थिक नियोजन, इन सभी में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहीं पर समाजशास्त्र में अगर आप देखेंगे, समाज की संरचना, सामाजिक संस्थाएं, सामूहिक व्यवहार, जनसंख्या का अध्ययन लोक प्रशासन के लिए आवश्यक होता है। वहीं विधि एवं लॉ के क्षेत्र में अगर देखें तो प्रशासनिक कानून, नियम, विनिमय, ठीक है, विनियम और वैज्ञानिक ढांचा लोक प्रशासन को विधि का आधार प्रदान करते हैं। वहीं पर मनोविज्ञान आप देखते हैं तो मानव व्यवहार का अध्ययन हुआ, प्रेरणा, नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, कार्य कुशलता को समझने में मनोविज्ञान सहायक होता है लोक प्रशासन में। प्रबंध विज्ञान, संगठन, प्रबंधन, नियंत्रण, समन्वय, मानव संसाधन प्रबंधन आदि तत्वों से लोक प्रशासन निरंतर लाभान्वित होता रहा है। लोक प्रशासन किसी एक विषय से नहीं बल्कि सभी विषय से अपना जो है फायदा ढूंढता रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ। क्लियर, तो ये इस तरीके से लोक प्रशासन, इसमें तमाम सारे विषय समाहित है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, विधि, मनोविज्ञान, प्रबंध विज्ञान, सारे क्षेत्र जो है इसमें समाहित है। लोक प्रशासन के स्वतंत्र अनुशासन होने की विशेषताओं की अगर बात की जाए, स्वतंत्र अनुशासन स्वतंत्र विषय क्यों है ये? इसका अध्ययन व्यवहारिक और अनुभव पर आधारित होता है, पहली बात। दूसरी बात, लोक कल्याण और जन सेवा पर केंद्रित है। तीसरी बात, नीति निर्माण से लेकर के नीति को लागू करवाने और उसका मूल्यांकन करने तक पूरी प्रक्रिया का अध्ययन ये कर लेता है लोक प्रशासन। आज की बात की जाए
तो चाहे वो नीति का निर्माण विधायिका से लेकर के कार्यपालिका नीति का कार्यान्वयन को उसको लागू करवाना, मूल्यांकन यानी उसको न्यायपालिका तक उसको मूल्यांकन करने की बात, सब कुछ होता है इसके अंतर्गत। इसमें संगठन, प्रबंधन, नेतृत्व, नियंत्रण, जवाबदेही, पारदर्शिता, तमाम सारे तत्व समाहित किए गए हैं। इससे अपने सिद्धांतों, अवधारणाओं, तकनीकों और विधियों का विकास किया है। लोक प्रशासन के अपने शोध क्षेत्र हो गए हैं, शैक्षणिक साहित्य बन चुका है, विशेषज्ञों की पृथक पहचान बन चुकी है। ठीक है, लोक प्रशासन का अध्ययन जो होता है उसका महत्व ये है कि लोक प्रशासनिक दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ता है, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सफल बनाता है, सार्वजनिक संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन भागीदारी को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक होता है, सार्वजनिक समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। ठीक है, जनता की सेवा करना ही लोक प्रशासन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। लोक प्रशासन एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक, गतिशील, जनता के लिए उन्मुख प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य जनता का हित करना, राष्ट्र का हित करना होता है। बस इतना समझिए। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अगर हम अध्ययन की बात करें, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है, इन चीजों को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझते दोस्तों। लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन से अभिप्राय उस प्रशासन से है जो राज्य के द्वारा जनता के कल्याण और जनहित की पूर्ति के लिए संचालित किया जाता है। इसमें नीतियों का निर्माण, उनका क्रियान्वयन करना और जनता की सेवाओं को जो है प्रमुखता दी जाती है। जबकि निजी प्रशासन में क्या होता है, अभिप्राय ऐसे प्रशासन से है जो निजी का व्यक्तियों, निजी कंपनियों यानी किसी प्राइवेट व्यक्ति की है, कोई कंपनी है, कोई विद्यालय, जैसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट संस्था, उसके द्वारा अपने स्वार्थ, अपने लाभ और व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालित किया जाता है। इसका संबंध निजी संगठनों से होता है। इससे कोई जनता का लाभ उसमें नहीं, बल्कि अपना लाभ देखा जाता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता ये है दोस्तों, समान लक्ष्य और कुशल प्रशासन, समान लक्ष्य भी होता है, कुशल प्रशासन भी होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंस होती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, दोनों में नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। दोनों की विधियां समान है। दोनों में, लोक प्रशासन में वहीं पर और निजी प्रशासन में नियोजन भी होता है, प्लान भी बनता है, संगठन होता है, उसमें डायरेक्शन, निर्देशन होता है, समन्वय होता है स्टाफ के बीच में, और नियंत्रण भी होता है। दोनों में मानव संसाधन, वित्त, सामग्री और समय का उपयोग होता है। दोनों का उद्देश्य कार्यों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक पूरा करना होता है। दोनों को कुशल प्रशासनिक सिद्धांतों और तकनीकों की आवश्यकता होती है। दोनों में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया भी सेम होती है। दोनों में कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण और प्रेरणा भी एक प्रकार से एक जैसी होती है। दोनों का संचालन नियम, नीति और विधियों के अनुसार ही होता है। दोनों में नियंत्रण, मूल्यांकन की व्यवस्था भी समान होती है। यानी बेसिकली ये सब समानता है। तो लोक प्रशासन, निजी प्रशासन में एक समानता आपको दिखाई पड़ती है, जबकि वहीं पर बहुत सारे अंतर भी हैं। लोक प्रशासन जो होता है वो जनता का कल्याण करता है, और जो निजी प्रशासन होता है वो खुद का कल्याण करता है। पहला अंतर यह है दोस्तों, उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग होता है। जनहित की पूर्ति करना लोक प्रशासन का उद्देश्य है, जनता का कल्याण करना और सामाजिक न्याय स्थापित करना ये लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है। जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लाभ अर्जित करना, लाभ प्राप्त करना, उत्पादन को बढ़ाना और व्यापारिक उन्नति करना, केवल अपने बारे में सोचना। जनता को फायदा हो रहा है या नहीं फायदा हो रहा है उससे नहीं मतलब है। जनता का कल्याण हो या ना हो, भाड़ में जाए जनता, उनका कल्याण होना, जिसकी कंपनी है, जिसने पैसा लगाया, उसका कल्याण होना चाहिए। दूसरी बात है स्वरूप। लोक प्रशासन सार्वजनिक स्वरूप का प्रशासन होता है, राज्य के द्वारा संचालित होता है लोक प्रशासन। जबकि निजी प्रशासन निजी स्वरूप का प्रशासन होता है, और ये निजी व्यक्तियों के द्वारा, जैसे कि टाटा का ग्रुप हो गया, अंबानी का जो है हो गया, या ऐसे तमाम प्रकार के जो है बिल गेट्स की कंपनी हो गई, ये सब निजी प्रशासन है। निजी, इनकी कंपनियों में निजी प्रशासन चलता है। जैसे एक प्राइवेट स्कूल में निजी प्रशासन हो जाएगा, और एक सरकारी स्कूल में क्या हो जाएगा, सरकारी स्कूल में दोस्तों सरकारी प्रशासन हो जाएगा। जैसे पुलिस थाने में दोस्तों सरकारी प्रशासन काम करता है, ठीक है, लेकिन एक जो है सिक्योरिटी जो वाला सिस्टम होता है, सिक्योरिटी का जो सिस्टम होता है, वहां पर प्राइवेट सेक्टर वाले सिक्योरिटी, उसने सिक्योरिटी 10 लोगों को इकट्ठा किया, 20 लोगों को सिक्योरिटी लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो वो एक प्रकार से प्राइवेट, निजी हो जाता है। उत्तरदायित्व में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जनता के प्रति उत्तरदायी, संसदीय नियंत्रण और विधि के अधीन लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व क्या, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, संसदीय नियंत्रण में रहता है, कि जो है कानून के ऊपर नहीं उठ सकता है, जनता के कल्याण पर ही काम करता है और कानून के अधीन होता है।
निजी प्रशासन मालिकों और शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी होता है, ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है, कानूनी दायरे में सीमित होता है, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। वहीं पर नियंत्रण में भी आपको अंतर दिखाई पड़ता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? दोनों में आपने अंतर देखा, ठीक है। नियंत्रण में अंतर ये होता है कि लोक प्रशासन कठोर नियंत्रण, यानी संविधान, कानून, सरकार, संसद और न्यायपालिका इसमें शामिल होती है, जबकि निजी प्रशासन में सीमित नियंत्रण होता है, मालिक या प्रबंधक के द्वारा ही सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, ठीक है, जबकि लोक प्रशासन में सरकार के द्वारा सारी चीजें जो है कंट्रोल में आती हैं। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझा। अब वित्त के स्रोत देखिए, करों, शुल्कों, ऋणों और अनुदानों से प्राप्त राजस्व से लोक प्रशासन आगे बढ़ता है, जबकि निजी प्रशासन निजी पूंजी से, निजी निवेश से, ऋण या लाभ से प्राप्त संसाधन होता है, ये खुद का होता है, ये सरकार का होता है, ठीक है। कार्य प्रणाली में भी अंतर होता है। जो लोक प्रशासन है नियमों, नीतियों और विधियों के अनुसार मानकीकृत और औपचारिक प्रक्रिया होती है, जबकि निजी प्रशासन लचीला होता है, अनौपचारिक होता है, परिस्थितियों के अनुसार बदल भी जाता है। सेवाओं का स्वरूप भी अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे जो लोक प्रशासन है, सार्वजनिक सेवाएं, इसकी क्या होती है, सुरक्षा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और न्याय पर काम करता है, जबकि निजी प्रशासन निजी सेवाएं देता है, जैसे उत्पादन उसका बढ़ाना है कंपनी का, वितरण, विपणन यानी मार्केटिंग करना, बैंकिंग, बीमा सेक्टर, इन सभी में खूब काम करता है निजी लाभ कमाने के लिए। जनहित बनाम लाभ, क्योंकि लोक प्रशासन जनहित सर्वोपरि होता है, लाभ अर्जित करना इसका उद्देश्य नहीं होता है, जबकि जो लोक प्रशासन है लाभ सर्वोपरि होता है, जनता का हित द्वितीयक होता है, जनता का हित हो या ना हो, लेकिन लाभ जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में दोस्तों, कर्मचारियों की स्थिति, सरकारी सेवक स्थायित्व अधिक भर्ती नियमों के अनुसार इसमें होते हैं, यानी सरकारी सेवक होते हैं, कर्मचारियों की स्थिति क्या है, सरकारी सेवक है, स्थायित्व अधिक होता है, सरकारी नौकरी मिल गई तो आराम से बढ़िया बैठ करके खाइए, कोई दिक्कत नहीं। भर्ती के नियम भी इसमें होते हैं, सरकारी कर्मचारी आपको बनना तो उसके लिए नियम कायदे होते हैं, उसको प्रोसेस होता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, निजी कर्मचारी होते हैं, स्थायित्व कम होता है, कभी भी निकाल सकते हैं आपको, कभी भी आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। भर्ती प्रबंधक की इच्छा पर डिपेंड करता है, प्रबंधक चाहे तो आपको ऐसे शामिल कर सकता है, नहीं चाहे तो आपको एक प्रोसेस के द्वारा शामिल करवाए। जोखिम की अगर बात की जाए तो लोक प्रशासन इसमें जोखिम कम होता है, सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है इसको, ठीक है, जबकि निजी प्रशासन को जोखिम इसमें अधिक होता है, हानि होने पर स्वयं को हानि उठानी पड़ती है, इसमें एक प्रकार से सरकार भागीदारी नहीं लेती है, ठीक है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जन सेवा और जनता का कल्याण करना होता है, जबकि निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ और उन्नति करना होता है खुद का। फिर भी दोनों प्रशासन के मूल सिद्धांतों और प्रक्रियाओं में समानता पाई जाती है, दोनों काम एक जैसे ही करते हैं, ठीक है। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका की अगर बात की है थोड़ा सा, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आधुनिक राज्य का स्वरूप अत्यधिक जटिल है, बहुआयामी हो गया है। राज्य के कार्यों के विस्तार के साथ साथ लोक प्रशासन की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। राज्य की नीतियों को लागू कर जनहित की पूर्ति करता है और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करता है, इसलिए आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका बढ़ गई है। आधुनिक राज्य की अवधारणा, क्योंकि आधुनिक राज्य वह राजनीतिक संगठन है जिसके पास निश्चित भौगोलिक सीमा है, अपनी अस्थायी जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है, चारों राज्य के तत्व विद्यमान है। आधुनिक राज्य नागरिकों के कल्याण, उसकी सुरक्षा, जनता का विकास और न्याय की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, तो प्रशासन इन चीजों को करने में सक्षम हो पाता है। राज्य के बढ़ते कार्य, पूर्व में राज्य के कार्य सीमित थे पहले, जैसे सुरक्षा, कानून व्यवस्था और कर संग्रह, यानी कि टैक्स को इकट्ठा करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा करना, इन्हीं तीन काम पहले करने पड़ते थे। लेकिन अब क्या है, वर्तमान में राज्य के कार्यों का विस्तार हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, रोजगार का सृजन, पर्यावरण का संरक्षण करना हुआ, ये सारे काम इसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब इसका कार्य बढ़ा, तो लोक प्रशासन का भी कार्य बढ़ा हुआ है इस समय। तीसरी बात है लोक प्रशासन की बढ़ती भूमिका, ठीक है। लोक प्रशासन राज्य की नीतियों और योजनाओं को लागू करने का एक माध्यम है, जनहित में कार्य करके राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है लोक प्रशासन, ठीक है। इसके साथ साथ सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, ठीक है।
लोक प्रशासन पुलिस, न्यायालय, कारागार आदि के माध्यम से सुरक्षा और शांति बनाए रखता है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करके नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है कौन? लोक प्रशासन। अब देखते पुलिस, न्यायालय और कारागार। जैसे आप कोई गलत काम करेंगे, पुलिस आपको पकड़ करके बंद करेगी। न्यायालय में आपको जो है न्याय मिलेगा, सजा सुनाई जाएगी। अगर आप सजा के योग्य होंगे तो आपको कारागार में बंद किया जाएगा। इससे लोगों में डर का माहौल और लोगों को जो न्याय के योग्य है उनको न्याय मिलता है। आर्थिक नियोजन, लोक प्रशासन आर्थिक योजनाओं का निर्माण करता है, उनको लागू करवाता है, क्रियान्वित करता है और जो भी चीजें होती है उन पर नियंत्रण कंट्रोल भी करता है राज्य पर। पंचवर्षीय योजनाएं लागू करवाना होगा, बजट बनाना, कर व्यवस्था, उद्योग व्यापार के विकास में सहायक होता है। तमाम सारी चीजें सामाजिक कल्याण के लिए भी, गरीब, कमजोर, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, इन सभी के कल्याण के लिए योजनाएं बना करके सरकार बनाती है और इसको लोक प्रशासन के द्वारा ही महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए जो चीजें बनाई जाती है उनको लागू करवाने में भी इसकी भूमिका होती है लोक प्रशासन की। पेंशन, छात्रवृत्ति, आवास, अनाज वितरण, विकलांग सहायता, ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं जिनको संचालित करने का काम प्रशासन का भी होता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण, स्वच्छता अभियान, ये सब चलाना भी प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। महामारी पर जैसे कोरोना को लेकर कंट्रोल में कौन काम कर रहा था? पुलिस वगैरह लोग काम कर रहे थे। पोषण कार्यक्रम, तमाम परिवार नियोजन, इन सभी में प्रशासनिक भूमिका ही होती है। प्रशासन ही इन सभी काम को करता है। शिक्षा में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन करना प्रशासन के अंतर्गत ही होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, साक्षरता अभियान, छात्रवृत्ति, इसके माध्यम से भी आप देखते हैं कार्यपालिका ही शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है। ठीक है। रोजगार और गरीबी का उन्मूलन करने के लिए भी तमाम सारी योजनाएं भी इसी के द्वारा होता है। रोजगार का सृजन हेतु स्वरोजगार योजनाएं चलाना, कौशल विकास कार्यक्रम चलाना, मनरेगा, स्वरोजगार, लघु उद्योग, सहकारी समितियां, इनके माध्यम से गरीबी को कम करने का भी काम यही करता है, लोक प्रशासन के द्वारा ही होता है। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र बढ़ गया है आधुनिक में, मतलब इस समय वर्तमान में आप देखते हैं इसकी प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। वनों की रक्षा करना, पर्यावरण के संरक्षण में, जल का संरक्षण करना, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना, कचरा का प्रबंधन करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु नीतियां बनाना, उनका क्रियान्वयन करना, ये सब काम लोक प्रशासन का ही हो गया है। डिजिटल प्रशासन, जैसे आप देखते हैं आजकल ई गवर्नेंस, डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान, इस सभी को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता, गति, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने में डिजिटल प्रशासन काफी सहायक हो रहा है। नागरिक सेवाओं में आप देखते हैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, लाइसेंस, पहचान पत्र, इन सभी को जो होता है प्रशासन के माध्यम से ही ये सब सेवाएं आपको मिलती हैं। जनता से सीधा संपर्क स्थापित करके उनकी समस्याओं का समाधान भी जो है किया जाता है। तो इस तरीके से आधुनिक राज्य के विस्तारित कार्यों को प्रभावी रूप से पूर्ण करने के लिए लोक प्रशासन आवश्यक हो चुका है। लोक प्रशासन की जो है आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। राज्य को शक्तिशाली, उत्तरदायी, प्रभावी और लोक कल्याणकारी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोक प्रशासन की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लोक प्रशासन की प्रासंगिकता की अगर बात की तो लोक प्रशासन वर्तमान में बहुत प्रासंगिक है। जैसे वैश्वीकरण ने प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से जोड़ दिया हुआ है। विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैश्विक नीतियां लोक प्रशासन को नए आयाम प्रदान करती हैं। प्रशासन को अधिक प्रतिस्पर्धी, कुशल और पारदर्शी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आधुनिक विदेश से जब वैश्वीकरण बढ़ा, विश्व के संपर्क में आए, तो भाई विदेश के लोग कितना अपनी जनता के लिए कर रहे हैं, हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही? तो ऐसे में हमेशा से इनके ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा और इनको काम करने पर मजबूरी में इनको काम करना पड़ेगा, काम अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तकनीकी परिवर्तन, चूंकि आधुनिक तकनीक ने प्रशासन की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाया हुआ है। डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, क्लाउड टेक्नोलॉजी आदि ने निर्णय प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाया हुआ। तकनीकी से समय, धन और संसाधनों की बचत होती है, ये सब काम होता है। महत्वपूर्ण तथ्य को हम बाद में देखेंगे दोस्तों। तकनीकी परिवर्तन भी इसकी वजह से हुआ है। आप देखते हैं इसकी ई गवर्नेंस, आप देखते हैं कि ई गवर्नेंस ने सरकारी सेवाएं ऑनलाइन और नागरिकों के लिए बहुत सरल हो चुकी हैं। ऑनलाइन आवेदन करना, डिजिटल भुगतान, ई टेंडरिंग, ठीक है, ई फाइलिंग हो गया, जैसी सेवाएं पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करती है।
आपकी फाइल कहाँ पहुंची है, ये सब दिखाता है ऑनलाइन। भ्रष्टाचार कम करने और दक्षता को बढ़ाने के में सहायक होता है। पारदर्शिता भी बढ़ी है। पारदर्शिता सुशासन की आत्मा होती है। सूचना का अधिकार, खुली जानकारी, ऑनलाइन पोर्टल, इन सभी से प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकी है और जनता का कल्याण हो रहा है। नागरिक का विश्वास बढ़ता है और भ्रष्टाचार इसमें कम होता है। जवाबदेही बनी रहती है। लोक प्रशासन में प्रत्येक अधिकारी संस्था जनता के प्रति उत्तरदायी है। प्रदर्शन मूल्यांकन, सामाजिक ऑडिट, लोक शिकायत निवारण जैसे उपायों से जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह प्रशासन को जनहित में कार्य करने हेतु प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। तमाम सारी चीजें हैं। जन भागीदारी आप देखेंगे। जन भागीदारी लोकतंत्र की सफलता की कुंजी है। लोक नीति निर्माण में, योजनाओं के क्रियान्वयन में, मूल्यांकन में जनता की भागीदारी से नीतियां अधिक प्रभावी बनती हैं और स्वामित्व की भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व भी इससे बढ़ता है। प्रशासन में नैतिकता भी आती है। नैतिकता के बिना सुशासन संभव नहीं है। ईमानदारी, निष्पक्षता, सेवा भाव, सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष निर्णय प्रशासन की नैतिक आधारशिला होती है। नैतिक प्रशासन से जनता का विश्वास और सामाजिक समरसता बढ़ती है, जो वर्तमान में हो रहा है। सुशासन भी हो रहा है, ये सब वर्तमान में प्रासंगिकता है इसकी। ठीक है। सुशासन का अर्थ है प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी और न्यायपूर्ण और जन केंद्रित प्रशासन करना। विकास, शांति, सुरक्षा और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करता है प्रशासन। सुशासन से राज्य और नागरिकों के बीच में मजबूत संबंध बनते हैं। जनता और जो सरकार होती है उसके बीच में तालमेल अच्छा बैठता है। नागरिक केंद्रित प्रशासन, क्योंकि आधुनिक प्रशासन का लक्ष्य क्या है? नागरिकों की आवश्यकताओं को समझा जाए और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार किया जाए। सेवाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता, सरल प्रक्रिया, सम्मानजनक व्यवहार नागरिक केंद्रित प्रशासन की पहचान है। तो इस तरीके से नागरिकों को क्या चाहिए, इसके लिए इस सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखिए। अब दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है कवर करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर से अगर आपको मैं बताना चाहूँ, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। मात्र और मात्र 100 रुपए जो है फीस जमा करके आप सभी यूनिट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको एसएमएस कर देना है 9984 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरे 5th सेमेस्टर के 5 पेपर की तैयारी। 2 पेपर मेजर, मतलब 2 सब्जेक्ट मेजर के, 1 सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, तो 4 पेपर की ये तैयारी। और को करिकुलर वाला अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, आप किस सेमेस्टर में है, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर की फीस दोस्तों मात्र और मात्र कितने रुपए रखी गई है? मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। आप एक क्यूआर कोड स्कैनर आपके पास भेजा जाएगा, उसी पर आप जो है मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देंगे। उसके बाद में आपको जो है जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका 100 रुपए लगेगा। ठीक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आपने नोट्स को देखा किस तरीके से है। ठीक है। अगर आप दोस्तों जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। 5th एंड 6th 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेंगे तो 150 रुपए में, यानी ऑफर चल रहा है। 150 रुपए में पूरा 5वां सेमेस्टर, पूरा 6वां सेमेस्टर, दोनों सब्जेक्ट आपके। ठीक है। एक सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है। दोनों पेपर की तैयारी, यानी 2 पेपर ये और 2 पेपर वो, 4 पेपर ये और एक को करिकुलर, 5 पेपर की तैयारी। 5 पेपर की अगर आप सीरीज खरीदते मार्केट से, 300 रुपए की सीरीज आती है। ठीक है। और 2 सेमेस्टर में देखेंगे तो 600 रुपए आपके खर्च होते हैं सीरीज खरीदने में, नोट्स खरीदने में मार्केट से। ये आपको नहीं लेना पड़ेगा। केवल 150 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा पूरा 1 साल तक। 5वां सेमेस्टर पूरा, पूरा 6वां सेमेस्टर पूरा, बीए कंप्लीट आप मान के चले। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं और कहीं पर आपको जाना नहीं, कहीं पर भटकना नहीं है। पूरा आपको मिलेगा, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव देखिए सभी टाइप के। ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे कि आपका इकाई जो है लोक प्रशासन के जो है, इसमें जो है सभी इकाई से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आ चुका है, तीव्र गति से देखेंगे। लोक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है शासन के द्वारा प्रशासन देना, लोकहित के लिए प्रशासन, जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं। ये सब लोक प्रशासन के शाब्दिक अर्थ में आ जाएंगे। डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन को किस रूप में जो है परिभाषित किया हुआ है? तो राज्य की नीतियों का कार्यान्वयन करने के रूप में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोस्ट कार्ड में पी का मतलब क्या होता है? पी माने होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना। ये सिद्धांत किसने दिया है? लूथर गुलिग ने।
लोक प्रशासन मुख्यतः किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्न में से लोक प्रशासन की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कठोर गोपनीयता, ये इसकी विशेषता नहीं होती है। विधि द्वारा नियंत्रित होता है, जनहित में सर्वोपरि होता है, नीति निर्माण में भागीदारी होती है लोक प्रशासन की। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगर लोक प्रशासन का क्षेत्र किस किस तक विस्तृत है? लोक प्रशासन शासन, विकास, कल्याण और नियामक के कार्य के रूप में सभी तक फैला हुआ है। लोक प्रशासन हर एक क्षेत्र में आज दिखाई पड़ता है। निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी प्रशासन केवल लाभ अर्जन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लोक और निजी प्रशासन में मुख्य समानता क्या है? दोनों संगठन के रूप में ही काम करते, दोनों का जो है उद्देश्य अलग अलग जरूर हो सकता है, लेकिन कार्य करने की शैली एक जैसी होती है। आधुनिक राज्य की अवधारणा का संबंध किससे है दोस्तों? लोकतांत्रिक और कल्याणकारी शासन से होता है। लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन साहब को कहा जाता है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखें दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न आपका, पोस्ट कार्य में ओ का मतलब क्या है? ओ माने ऑर्गेनाइजिंग करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोक प्रशासन देखिए पोस्ट कार्य में दोस्तों, पी माने प्लानिंग करना, ओ माने ऑर्गेनाइजिंग करना, एस माने स्टाफिंग, डी माने डायरेक्टिंग, सी ओ माने कोऑर्डिनेटिंग, आर माने रिपोर्टिंग, बी माने बजटिंग। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, लोक प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इससे अनुभव और सिद्धांत दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपका चुका, लोक प्रशासन का अंतिम लक्ष्य क्या है? लोक प्रशासन का अंतिम लक्ष्य दोस्तों जनहित की पूर्ति करना होता है, जनता का हित साधना होता है। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका में क्या डिफरेंस होता है? दोस्तों राजनीतिक कार्यपालिका नीति का निर्माण करती है और प्रशासनिक कार्यपालिका उस नीति को लागू करवाती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लोक प्रशासन की प्रकृति किस रूप में वर्णित की जा सकती है? सर्वव्यापी, यानी कि सभी जगह, जिससे ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, निजी प्रशासन किस प्रकार उत्तरदायी होता है? निजी प्रशासन जो दोस्तों शेयरधारकों और मालिकों के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि जनता के प्रति, जबकि लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोक प्रशासन में नैतिकता का महत्व क्यों है? जन विश्वास और पारदर्शिता के लिए। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, लोक प्रशासन में नियंत्रण का क्या अर्थ होता है? लोक प्रशासन कार्यों के निष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन करता है। अगला 19 नंबर है, लोक प्रशासन में वित्त की क्या भूमिका होती है? योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होता है वित्त, ठीक है, पैसा। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका होती है? राज्य के सभी कार्यों को कुशल क्रियान्वयन करने के लिए आधुनिक कार्य में लोक प्रशासन की भूमिका होती है। इस तरीके से हमने चीजों को समझ लिया है। हमारे 2 और चैनल है, बीए करिकुलर और शुक्ला स्टडी पॉइंट, इन सभी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर, और इस पर आप देखते हैं को करिकुलर के सभी लेक्चर आपको मिल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।